नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर शानदार स्वागत है आपके 21 नवंबर के करंट अफेयर में, जिसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपके 15 एमसीक्यू करंट अफेयर के बारे में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्टैटिक जीके का टॉपिक इसी के अंदर, और रिवीजन रहता है डेली। तो आई थिंक आपको ये हमारा फॉर्मेट तो अब पता चल गया होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, और अपनी क्लास की कुछ रीत है, उस रीत को निभा लेते हैं। जी, क्या है वो रीत? जी, कुछ बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सुना देते हैं। देखिए, तुम्हारी कलम से लिखी हुई हर स्याही का हिसाब होगा, जिस दिन तुम्हारे संघर्ष का हिसाब होगा बेहिसाब होगा। याद रखना साथियों कि तुम्हारी तुम्हारी हर वो चीज जो तुम्हारा संघर्ष कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, एक ना एक दिन उस चीज का हिसाब जरूर होकर रहेगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये याद रखना। इसी के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं और अपने पहले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। करंट मंथन का पहला करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जी हाँ, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? क्या ए ऑप्शन यूएसए है, बी रूस है, सी चीन है, या डी यूके है? तो साथियों याद रखिएगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। देखिए, ऋषि सुनक के साथ बायलैटरल टॉक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, और यूके के पीएम ऋषि सुनक हैं। आप जानते हैं, ड्यूरिंग द बायलैटरल मीट ऑन द साइडनेस ऑफ G20 समिट जो कि बाली इंडोनेशिया में चल रही है, वहीं पर बायलैटरल मीट हुई, और उसी बायलैटरल मीट में तय हुआ है कि भारत में एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करा जाएगा, जिसमें 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं, उनके 3,000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, वीजा विवाद को लेकर काफी हमेशा विवाद रहा है, हमेशा इसमें विवाद रहा है, और यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी, और 2023 में इसकी शुरुआत होगी, और 2023 में शुरुआत में खुलेगी। तो मतलब कि अब अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो आप यूके में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 3,000 डिग्री धारकों को, भारतीय नागरिकों को भैया वीजा मिलेगा। आप लोग जा सकते हैं, काम कर सकते हैं यूके में। आप चाहे G20 के शिखर सम्मेलन में, जी, ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बैठक हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रिस्पेक्ट फॉर अ मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है, और ये है क्या? ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है, बी चीन से, सी रूस से, डी जापान से? तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट है क्या? ये रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एक्ट है भैया। ध्यान रखिएगा कि जो समलैंगिक विवाह होते हैं, समलैंगिक विवाह होते हैं, इन समलैंगिक विवाहों को लेकर जो स्टेट है, जो राज्य है, वो इसकी मंजूरी दे रहा है, वो इन लोगों को संरक्षण देगा। तो रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट पारित किया गया है अमेरिका में, अमेरिका के सीनेट द्वारा। जैसे भारत में संसद होती है, तो अमेरिका में सीनेट होता है, तो अमेरिका के सीनेट द्वारा रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि समलैंगिक है, वह अंतर जातीय विवाहों के लिए एक संधि सुरक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल याद रखिएगा, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट है क्या? ये आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल सकता है यहाँ पर। इसे RFMA के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो कि ये डिफेंस मैरिज एक्ट है, एक तरीके से यूएस फेडरल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, वैलिडिटी देगी सेम सेक्स और इंटरेक्चुअल मैरिजेस को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में हो रही है, और प्रोटेक्ट द रिलीजियस लिबर्टी, और उनके रिलीजियस लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी केरल, डी कर्नाटका। क्या लगता है प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए। डोनी पोलो हवाई अड्डा, जी हाँ, ये उसी राज्य में किया जा रहा है जिस राज्य की कैपिटल होती है ईटानगर, जिस राज्य की कैपिटल होती है ईटानगर। अब आप गेस कर पा रहे होंगे इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं, पेमा खांडू साहब यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और याद रखिएगा, ब्रिगेडियर मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गवर्नर हो जाते हैं। तो बात आप समझ गए होंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, तो अरुणाचल प्रदेश एकदम सही उत्तर हो जाएगा। असम की बात करें तो असम आप जानते हैं, असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर है। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम है, और जगदीश मुखी साहब यहाँ के गवर्नर है। जी हाँ, हेमंत सोरेन से कंफ्यूज मत होइएगा, हेमंत सोरेन झारखंड में है। और भैया याद रखिए, बात अरुणाचल प्रदेश की है, और अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का आप जी चिकन नेक देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, इधर असम है, आप ये असम देख पा रहे होंगे। ये जो चिकन नेक है, कई बार चाइना इसको कट करना चाहता है ताकि ये जो 7 सिस्टर्स हैं इन पर ये कब्जा कर सके। तो भाई ये
समझ लीजिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसके इधर वाले जितने भी राज्य हैं सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से आते हैं सेवन सिस्टर के अंदर राज्य बात करें तो सबसे पहले आपका असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मिजोरम, फिर मेघालय, मेघालय के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका इधर कौन सा हो जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर। ये आपके 4 3 7 राज्य हो जाते हैं, इन्हें ही सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। और मेघालय से रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया में ही आपके कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। कौन से बच्ची? कीट भक्षी, जो कीटों को खा जाते हैं, क्योंकि उन पौधों के अंदर आपकी नाइट्रोजन की कमी रहती है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण वहां पर वो फिक्सेशन नहीं हो पाता नाइट्रोजन का, जिस कारण से वो अपनी कमी पूरी करने के लिए कीटों को पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। तो ये प्रश्न भी काफी फेमस है और आया भी करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी और अब जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको क्या कर दिया है, इसको उद्घाटन कर दिया है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के तहत, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? क्या ये मिजोरम है, बी असम है, सी अरुणाचल प्रदेश है, डी मेघालय है? तो मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ओलंपिक खेलों की मेजबानी भाई साहब इस बार दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? मेघालय कर रहा है, मेघालय। जी हाँ बिल्कुल, यहीं पर आपका मासिन राम है जो कि सबसे ज्यादा बारिश के क्षेत्र के लिए फेमस है, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। आगे बढ़ सकते हैं, जी हाँ आगे बढ़िए सर जी। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है शिलोंग। बेटा देखिए, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्य अपने ओलंपिक खेल कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला स्थान आया है। 240 पदक जीते हैं किसने? मणिपुर ने 240 पदक जीते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है आपका असम ने। तो पहला स्थान है मणिपुर का, दूसरा स्थान है असम का, अरुणाचल प्रदेश का तीसरा स्थान रहा है। और नागालैंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। इस बार कौन कर रहा है? मेघालय कर रहा है, अगली बार नागालैंड करेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पीएम ने कहां पर, अगला प्रश्न है, पीएम ने कहां पर महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगम का उद्घाटन कर दिया है? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, काशी तमिल संगम का उद्घाटन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी उड़ीसा, डी कर्नाटका। तो भाई याद रखिएगा, वाराणसी काशी की बात है तो वाराणसी में काशी तमिल संगम की बात हो रही है। देखिए पूर्वोत्तर से कह रहा हूं, दक्षिण से लेकर आपका काशी तक जितनी भी हमारी नॉलेज है उस नॉलेज को एक बार फिर से समग्र करने की बात की जाती है इस काशी तमिल संगम में। इसका इवेंट एम क्या है? रिडिस्कवरिंग द सेंचुरीज ब्लॉन ओल्ड बॉन्ड ऑफ नॉलेज। जो हमारी पुरानी जड़ें हैं, पुराने बॉन्ड्स हैं, उनको और दोबारा खोजा जाए, उनको दोबारा मजबूत किया जाए। एंड द एशियन सिविलाइजेशन लिंकेज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है ये पूरी जो काशी तमिल संगम, इसकी बात की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे लंबी ट्रेन रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सप्ताह में 2 बार चलेगी, उसका नाम क्या है? क्या ये विवेक एक्सप्रेस है, बी अनुराग एक्सप्रेस है, सी विराग एक्सप्रेस है, डी विकास एक्सप्रेस है? तो भैया याद रखना, विकास एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन ऐसी बनने वाली है, काफी लंबे रूट को तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। विवेक एक्सप्रेस करीबन 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 74 घंटे 35 मिनट की दूरी तय करती है, याद रखिएगा। असम से कन्याकुमारी तक, जी हाँ केरल के कन्याकुमारी तक जी ये जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है? महात्मा गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, दलाई लामा जी को? तो याद रखना दलाई लामा जी 87 वर्ष के जी, नेपाल के रिफ्यूजी कैंप में आप एक तरीके से कह सकते हैं भारत ने इनको शरण दी थी 1962 का चीन युद्ध का एक कारण जिन्हें कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन कह सकते हैं। और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा 87 वर्ष के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार दिया। मंडेला से याद रखिएगा नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, ठीक है जी हाँ, नेल्सन मंडेला वही जो आपके दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रभावी व्यक्ति गांधी की तरह थे, याद रखने वाली बात है जी बिल्कुल। चलिए ठीक है बच्चा, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि पूर्व नौकरशाह किसको चुना गया है? जो कि पूर्व नौकरशाह थे
चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त के रूप में, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया है आपको बताना है जी। अरुण गोयल जी को, ये पूर्व नौकरशाह रहे हैं, या सृष्टि देशमुख जी को, या सी कनिष्क कटारिया जी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके अरुण गोयल बन चुके हैं भाई साहब, पूर्व नौकरशाह रहे हैं, अब ये चुनाव आयुक्त बन चुके हैं अरुण गोयल जी। याद रखिएगा, अरुण गोयल जी पीएमओ में भी निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां। अरुण गोयल जी को काफी समय से हाउसिंग विभाग में रह चुके हैं, तो काफी अच्छी जानकारी है, और इनको चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं अब, और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल। तो यानी कि दो, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो आपके कौन से हो गए, याद रखते हैं। अभिनेता और लोकप्रिय दूरदर्शन टॉक शो होस्ट करने वाले 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तबस्सुम थी, जिनका निधन हुआ है, कुलदीप मिश्रा थी, रानी रामपाल थी, या डी लखन प्रजापति थे। तबस्सुम का नाम आप याद रखेंगे, तबस्सुम का नाम याद रखिएगा। तबस्सुम का निधन हो गया है, एक फेमस एक्ट्रेस थी, अदाकारा भी थी, और उसके बाद आपकी ये टॉक शो भी होस्ट करती थी दूरदर्शन में। इनको आप पहचानते रहे होंगे, ये बचपन में आपने अब कई सारे इनके द्वारा होस्ट किए गए बहुत सारे शोज देखे होंगे, मैंने भी देखे थे बचपन में। जी हाँ, आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा नाम संस्करण 18 से 19 नवंबर को कहां पर आयोजित किया जा रहा है। क्या आपका ये राजस्थान है, क्या कर्नाटका है, बी क्या सी केरल, या डी दिल्ली के साथ आप जाएंगे। जी जल्दी से बता दीजिए, क्या लगता है किसके साथ जाना पसंद करेंगे। जी हाँ बिल्कुल दिल्ली, जहां पर है आपके वीके सक्सेना। वीके सक्सेना यहाँ के जो उपराज्यपाल आप कह सकते हैं, वीके सक्सेना साहब। जी एलटीजी आपके बोल सही है, और न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में आयोजित किया गया है आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण, याद रखने वाली बात है जी। शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी, जी हाँ, एक डेस्टिनी जो हमारा भविष्य है, उसके लिए हमें अपनी वैल्यूज को शेयर करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एशियन इंडियन म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल, अपनी वैल्यूज जो हमारी हैं उनको शेयर करने के लिए। जी हाँ, एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बात की जा रही है। आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर हुई है, बैंकॉक में हुई है, सी न्यूयॉर्क में, बी बॉस्टन में, या डी लंदन में। आपके हिसाब से तो बी आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, बैंकॉक में हुई है आपकी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक, ध्यान रखेंगे। और बात अगर इसकी हो रही है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की, तो इसको एपेक के नाम से जाना जाता है। ऐसा मंच है भैया जो 21 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार में सदस्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। और भैया एपेक की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। यह समृद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने के लिए स्थापित किया गया था। भारत एपेक का सदस्य है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, भारत एपेक का सदस्य नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई व चिली, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ये सब इसके सदस्य हैं, पढ़ लीजिएगा। अपेक का सदस्य 2011 में हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमको सदस्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, बाकी तो सब लोगों ने हमें एकदम सहमति दी थी, लेकिन इसीलिए हमको नहीं दी गई क्योंकि हम प्रशांत महासागर से अपनी सीमा टच नहीं करते। आप जानते हैं प्रशांत पैसिफिक ओशियन से भारत सीमा टच नहीं करता, दैट्स वाज द रीजन कि भारत को नवंबर 2011 में सदस्यता देने से इनकार कर दिया गया था। जी एपेक की बात हो गई, अब बात होती है अगले प्रश्न की। भारत का मानिक बित्रा ने बैंकॉक की एशिया कप में टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीता है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी आपको याद होगा, एक अचत जी अंचल जी का नाम याद होगा आपका। जी हाँ, शरत अंचल जी आपके जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिल रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है। तो अंचल जी को, ये भी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और मानिका बत्रा जी भी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, या स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द एशियन कप ऑफ द मानिका बत्रा स्क्रिप्ट द हिस्ट्री बिकॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन ब्रोंज। हाँ, तो पहली महिला ऐसी बन गई हैं जो ब्रोंज जीत कर लाई हैं, मानिका बत्रा जी। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं ये। विश्व शौचालय दिवस की बात करेंगे, कितने नवंबर को मनाया जाता है, क्या ए 19 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 17 नवंबर, डी 16 नवंबर। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। याद रखिएगा किसके द्वारा मनाया जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ किसके द्वारा मनाया जाता है। जी बिल्कुल, हाँ जी, देखिए यहाँ पर आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे है, और इसके द्वारा भैया ग्लोबल सैनिटाइजेशन जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को मैनेज किया जाता है। भाई देखिए, पीपल लिव विदाउट द सेफली मैनेज सैनिटेशन, और जबकि 673 मिलियन लोग
ओपन डिफेक्शन करते हैं, यानी खुले में शौच करते हैं। खुले में कितने लोग शौच करते हैं? 673 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। बड़ी बात है, भारत ने काफी अच्छी उपलब्धि हासिल की है इसमें। और बात करा जाए तो यूएन वाटर कन्वर्टर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटर है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा वैसे। किस शहर में 18 से 21 नवंबर तक लेखकों की 21वीं विश्व कांग्रेस आयोजित की गई? मुंबई, प्रयागराज, बनारस, सूरत। तो बात याद रखिएगा, मुंबई यानी आपका महाराष्ट्र से, मुंबई महाराष्ट्र में बेटा, मुंबई महाराष्ट्र में आपकी ये आयोजित की गई। और बात जब महाराष्ट्र की है तो आपको महाराष्ट्र से एक चीज याद आनी चाहिए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। तो महाराष्ट्र के सीएम आपके एकनाथ शिंदे साहब हैं। कौन है? एकनाथ एकनाथ शिंदे हैं। कौन है भैया? ध्यान रखना, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और अगर महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करूं तो भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी साहब है, याद रखिए, वो भगत सिंह कोश्यारी साहब हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। महिला उद्यमिता दिवस कितने नवंबर को मनाया गया है? ए 17 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 15 नवंबर, डी 19 नवंबर। आपको बताना है तो बिल्कुल डी 19 नवंबर सही हो जाएगा। महिला उद्यमिता दिवस मनाया गया आपका 19 नवंबर को मनाया गया, ध्यान रखने वाली बात थी। और भाई याद रखना, यह महिला उद्यमिता दिवस संगठन WEDO द्वारा मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 14% महिला उद्यमी है। बड़ी दुखी वाली बात है कि भाई जो है महिला उद्यमियों की संख्या सिर्फ मात्र 14% है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। अभी एक वायरल वीडियो हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, एक बिहार की लड़की है जो कि ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से अपना वो चलाती है, स्टॉल चलाती है, लेकिन उसको भी धंधा नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं 85% उपभोक्ता खरीद और वैश्विक खर्च में 20 ट्रिलियन को नियंत्रित करती है। ये एक बड़ी बात है। वैश्विक स्तर पर भारत को भी इसमें आगे आना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये कुछ था आज का करंट अफेयर। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको पूरा करंट अफेयर मिल गया, डेली मिलता रहेगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल है बुंदेलखंडी मास्टर, बुंदेलखंडी मास्टर मास्टर करके आप ये टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बड़ी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी परीक्षा की नोट्स चाहिए तो हमसे संपर्क करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।